लुकमान आईएएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली दो कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कक्षा 9 की जो एनसीईआरटी है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1। आज हम शुरू करेंगे लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 जो कक्षा 10 की एनसीईआरटी है, और उसमें आज हम इस लेक्चर में शुरू के सबसे पहले 3 चैप्टर पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। दूसरा है संघवाद और तीसरा है लोकतंत्र एवं विविधता। सबसे पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी होती क्या है और सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। दूसरे में हम पढ़ेंगे संघवाद क्या होता है और संघवाद क्यों किस तरह से काम करता है। और तीसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र में जो है विभिन्न प्रकार की जब किसी लोकतांत्रिक देश में विविधताएं होती हैं तो उनका लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है आके, और लोकतंत्र उन विविधताओं को कैसे समाहित करता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले चैप्टर से, सत्ता की साझेदारी। जब सत्ता में विभिन्न आधार पर साझेदारियां सुनिश्चित की जाती हैं, शक्ति में विभिन्न आधार पर साझेदारी सुनिश्चित की जाती है तो उसको सत्ता की साझेदारी कहते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र जो है कभी भी एक जगह एक शक्ति में समाहित नहीं होता है। लोकतंत्र जो है वो जनता की इच्छा को व्यक्त करता है और सभी को साथ लेके चलने की बात करता है, सभी को समान रूप से देखता है। पिछले चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा कि लोकतंत्र में जो है सत्ता का बंटवारा किया जाता है। थोड़ा थोड़ा हमने न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बारे में भी पढ़ लिया। ये भी जाना कि लोकतंत्र में जो है बंटवारा किया गया है, जैसे न्याय करने का काम न्यायपालिका को दिया गया है, कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका को दिया गया है, और जो कानून बनते हैं उनको लागू करने का काम कार्यपालिका को दिया गया है। यानी हमने थोड़ा थोड़ा बंटवारा जो है शक्तियों का वो पढ़ लिया था पिछले जो कक्षाएँ हुई थी उनमें, और सत्ता का बंटवारे को ही हम आगे बढ़ाएंगे कि कैसे अब जो है सत्ता का या शक्ति का बंटवारा जो होता है लोकतंत्र में, वो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी क्यों है, लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले 2 कहानियों से, 2 घटनाओं से। एक घटना है बेल्जियम की और दूसरी है श्रीलंका की। तो बेल्जियम की घटना शुरू होती है 1950 के आसपास थे। 1950 के आसपास में बेल्जियम में मुख्यतः दो तरह के लोग रहते थे, 2 भाषाई लोग रहते थे, 2 क्षेत्रीय लोग रहते थे। उनका क्षेत्रीय आधार पर बंटवारा किया जा सकता है, जिनमें डच थे जो लगभग 59% थे, और फ्रेंच थे जो लगभग 40% थे। शेष 1% अन्य थे। कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य रूप से थे वो ये थे, 59% डच और 40% जो है फ्रेंच। डच जो थे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, पिछड़े थे। फ्रेंच जो थे वो आर्थिक रूप से संपन्न थे। उसके अलावा एक दूसरी बात ये थी कि जो सत्ता थी वो फ्रेंच लोगों के ही हाथ में थी मुख्यतः, जिसकी वजह से डच लोगों में असंतोष की भावना थी। एक तो वो आर्थिक रूप से पिछड़े थे, दूसरी बात उनके पास सत्ता भी नहीं थी, शक्ति भी नहीं थी, उनके हाथ में देश की शक्ति भी नहीं थी, यानी कि वो अपने लिए नीतियां बना सके, अपने लिए कुछ कर सके। वो भी फ्रेंच लोगों के ही हाथ में थी जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, सामाजिक रूप से मजबूत थे। तो उस चीज़ को लेकर जो है बेल्जियम में तनाव कई बार उभर कर आता था डच और फ्रेंच के बीच में। ठीक है, कई बार लगातार तनाव होता रहता था। तो कई बार इस पे बहुत बड़े जो है पैमाने पे तनाव की नौबत पहुंच गई थी कि पूरे देश में जैसे एक तरह से विखंडन की स्थिति आ गई या फिर जो है झगड़े की स्थिति बन गई। तो बेल्जियम ने इस चीज़ को सुलझाने के लिए एक तरीका निकाला, और उन्होंने क्या किया कि सन 1970 से लेके सन 1993 के बीच 4 संवैधानिक संशोधन किए।
और उन संशोधनों में जो सब मुख्य बात थी वो ये थी कि केंद्रीय स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर सरकार में दोनों समुदायों से आधे आधे मंत्री होंगे। दोनों समुदायों से बराबर मंत्री होंगे। पहले तो प्रावधान ये किया गया। दूसरा ये किया गया कि डचों के क्षेत्र फ्लोनिया डचों का क्षेत्र था जहां मुख्यतः डच रहते थे, तथा फ्रेंचों का क्षेत्र वेलेंसिया में क्षेत्रीय सरकारें स्थापित होंगी। और एक प्रावधान और किया, तीसरा ये था कि सामुदायिक सरकार बनेगी। यानी कि बेल्जियम में डच और फ्रेंच के बीच में जो तनाव होता था उसको सुलझाने के लिए फ्रेंच ने एक तरीका निकाला। उसने क्या किया कि जो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनेगी उसमें दोनों समुदायों के बराबर मंत्री रहेंगे। दूसरा ये था कि डचों के क्षेत्र फ्लोनिया में एक क्षेत्रीय सरकार बनेगी और फ्रेंचों के क्षेत्र वेलेंसिया में एक क्षेत्रीय सरकार बनेगी जो उनकी समस्याओं को सुलझाएगी, उनकी समस्याओं को देखेगी, उनके लिए काम करेगी। तीसरा ये था कि सामुदायिक सरकार बनेगी जिसका काम ये होगा कि समुदाय से संबंधित समस्याओं को सुलझाया जाए। तो ये जो है फ्रेंच ने प्रावधान किए। इस प्रावधान होने की वजह से नतीजा ये निकला कि जो डच और फ्रेंच के बीच में तनाव था वो कम हुआ और धीरे धीरे वो जो है खत्म होता चला गया। पहली बात। दूसरी बात ये हुई कि क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय आधार पर विकास होना शुरू हुआ। तीसरी बात ये हुई कि जो सत्ता का बंटवारा था उसने दोनों को संतुष्ट कर दिया। आधे मंत्री फ्रेंच के हो गए, आधे डच हो गए। चौथी बात ये हुई कि क्षेत्र में उनकी सरकार स्थापित हो गई, डचों के क्षेत्र में डच की और फ्रेंचों के क्षेत्र में फ्रेंच की, ठीक है। और उनकी धार्मिक समस्याओं को सुलझाने के लिए जो उनकी सांस्कृतिक धार्मिक समस्याएं थी उनको सुलझाने के लिए सामुदायिक सरकार स्थापित की गई। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सत्ता का बंटवारा हुआ जिसका मुख्य काम ये था कि आधी सत्ता फ्रेंचों के हाथ में रहेगी, आधी सत्ता जो है वो डचों के हाथ में रहेगी केंद्रीय स्तर पर। दूसरा ये सत्ता का बंटवारा इस तरह से हुआ कि क्षेत्रीय आधार पर सत्ता का बंटवारा कर दिया गया कि एक क्षेत्र में जो है फ्रेंचों की सरकार रहेगी, दूसरे में डचों की सरकार रहेगी। तो इस तरह से जो है सत्ता का बंटवारा होने की वजह से वहां तनाव कम हुआ। एक दूसरा जो है उदाहरण हम देखेंगे श्रीलंका का। उन्नीस 1948 में आजाद होने के बाद श्रीलंका में दो मुख्य समुदाय थे। एक सिंहलियो जो लगभग 71% थे, दूसरे तमिल जो लगभग 18% थे, सॉरी ये 74% थे। अब वहां पे क्या चला, वहां पे बहुसंख्यकवाद चला। बहुसंख्यकवाद का मतलब क्या होता है कि जो सिंहलियो थे उन्होंने पूरी तरह सत्ता पर कब्जा जमा लिया, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना शुरू किया, अपनी भाषा को आगे बढ़ाना शुरू किया, बड़े बड़े पदों पर वो लोग बैठे, बड़े बड़े सरकारी फैसले उन लोगों ने किए, जिसकी वजह से जो तमिल लोग थे उनमें असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। उस असंतोष की भावना उत्पन्न होने की वजह से तमिलों ने 1980 के आसपास अपने विभिन्न संगठन बनाए, ठीक है, जो उनके लिए काम करें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें, उनके आर्थिक और सामाजिक जो स्तर है उसमें वृद्धि करें। जब ये समस्या नहीं सुलझी तो क्या हुआ कि यहाँ पे गृह युद्ध शुरू हो गया। सिंहलियो लगातार जो है अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को प्रमोट कर रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, उसको बढ़ावा दे रहे थे। तमिल लोग जो है अल्पसंख्यक होने की वजह से न सरकार पे कब्जा जमा पा रहे थे, न कुछ कर पा रहे थे, न अपनी भाषा संस्कृति को बचा पा रहे थे, न ही बड़े पद उनके पास रह पाए थे, जिस वजह से टकराव की स्थिति आई, वैसे ही जैसे बेल्जियम में आनी शुरू हो गई थी। और उस टकराव की स्थिति आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे गृह युद्ध शुरू हो गया और वह गृह युद्ध काफी लंबा चलता रहा। 80 के दशक में शुरू होकर वो गृह युद्ध सन 2009 में आके खत्म हुआ।
तो हमने देखा कि बेल्जियम जिसने सत्ता का बंटवारा कर दिया विभिन्न समुदायों के बीच में कि आपकी सत्ता में इतनी भागीदारी है, आपकी इतनी भागीदारी है, आपके लिए ये सरकार काम करेगी, आपके लिए यहाँ आपकी क्षेत्रीय सरकार काम करेगी, आपके लिए सामुदायिक सरकारें रहेंगी, वहाँ पे बेहतर ढंग से शांति स्थापित हुई, लोकतंत्र ज़्यादा सुचारू रूप से चला। और सुचारू रूप से लोकतंत्र चलने की वजह से ये हुआ, इतनी बेहतर ढंग से शांति स्थापित हुई कि जब यूरोपियन संघ बना तो उसने अपनी राजधानी के लिए उस बेल्जियम जहां पे गृह युद्ध की स्थिति आ रही थी उसकी राजधानी ब्रुसेल्स को चुना, यानी यूरोपीय संघ की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थापित हुई उस शांति आने की वजह से। दूसरी तरफ श्रीलंका ने सत्ता में भागीदारी जैसी कोशिश कुछ नहीं की, और उस भागीदारी जैसी कोशिश ना करने की वजह से क्या नतीजा हुआ कि 30 साल तक उन लोगों को गृह युद्ध लड़ना पड़ा। उस गृह युद्ध लड़ने की वजह से वहाँ अशांति कायम रही, विभिन्न प्रकार की आलोचनाएं और ये सब हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए। तो हमने ये निष्कर्ष निकाला है कि सत्ता की भागीदारी इसलिए जरूरी है ताकि लोकतंत्र सुचारू रूप से चलता रहे। सत्ता की भागीदारी इसलिए जरूरी है ताकि सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिले। सत्ता की भागीदारी इसलिए जरूरी है कि विभिन्न समुदायों के जो अहित ना हो, उनमें असंतोष की भावना ना पनपे, अन्यथा देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है और गृह युद्ध जैसी जो है नौबत आ जाती है। एक उदाहरण लेबनान का है। लेबनान में मुख्यतः ईसाई और मुसलमान रहते हैं और लगभग बराबर हैं। ईसाई लोग ये चाहते थे कि लेबनान पर फ्रांस का प्रभुत्व बना रहे ताकि मुस्लिम उन पर हावी ना हो जाए, और मुस्लिम लोग ये चाहते थे कि लेबनान को सीरिया के साथ मिला दिया जाए ताकि ईसाई उन पर हावी ना हो जाए। और इस स्थिति ने वहाँ पर तनाव पैदा किया, विभिन्न प्रकार के तनाव हुए, गृह युद्ध हुए और कई बार जो है दोनों समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ, झगड़े की नौबत आई। उस समस्या को सुलझाने के लिए लेबनान ने एक तरीका निकाला। उसने क्या किया कि राष्ट्रपति पद आरक्षित कर दिया ईसाई के लिए, प्रधानमंत्री पद आरक्षित कर दिया सुन्नी मुस्लिम के लिए, उप प्रधानमंत्री पद आरक्षित कर दिया ऑर्थोडॉक्स ईसाई के लिए, और संसद का अध्यक्ष का पद आरक्षित कर दिया शिया मुस्लिम के लिए। यानी कि उसने भी इस समस्या को सुलझाने के लिए सत्ता की भागीदारी जैसा फॉर्मूला अपनाया और विभिन्न पद जो सत्ता में महत्वपूर्ण थे वो आरक्षित कर दिए विभिन्न समुदायों के लिए ताकि उनकी साझेदारी सुनिश्चित हो जाए। और नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर ना तो अब ईसाई ये मांग करते हैं कि फ्रांस का प्रभुत्व रहे, ना मुस्लिम ये मांग करते हैं कि लेबनान को सीरिया में मिलाया जाए। तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि वहाँ पर सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करने के बाद दोनों समुदाय एक साथ रह रहे हैं और देश की जो है उसमें जो भी देश में तनाव था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी सुनिश्चित की जानी इसलिए ज़रूरी है ताकि विभिन्न समुदायों के बीच में असंतोष की भावना ना पनपे, लोकतंत्र जो है सुचारू रूप से काम करता रहे और लोकतंत्र का जो भी लोकतंत्र का लक्ष्य है उसको वो प्राप्त करे, ना कि वो जो है विभिन्न प्रकार के गृह युद्ध, देश का विखंडन, इन सब चीज़ों में आके फंस जाए। तो सत्ता की साझेदारी से हमने ये निष्कर्ष निकाला कि टकराव कम होता है, राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व आता है, एक तरह से राजनीतिक व्यवस्था बेहतर ढंग से चलती है। उसके अलावा सत्ता का सम्मान और लोकतंत्र का असली मतलब है सभी का सम्मान करना, यानी कि सत्ता की साझेदारी करने से हम जो है सभी का सम्मान वाली भावना लेकर आते हैं, एक तरह से उनको सम्मान देते हैं। उस तरह से जो है जो भी लोकतंत्र के जब हम विशेषताएं पढ़ रहे थे उसमें ये महत्वपूर्ण जो है एक बिंदु था कि सभी लोकतंत्र जो है नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। वो तो सत्ता की साझेदारी होने से जो है किसी का पिछड़ना ये सब होना, उस तरह की जो है समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो सत्ता की जो साझेदारी है वो दो प्रकार से होती है।
या एक तरह से कह लें कि सत्ता का बंटवारा दो प्रकार से होता है। क्षैतिज बंटवारा जब एक ही स्तर पर बंटवारा किया जाता है, मान लीजिए केंद्र सरकार है या राष्ट्रीय सरकार है, इसी को इसी स्तर पर बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे हमने पिछली कक्षाओं में देखा, न्यायपालिका इसी स्तर पर बांट देना, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर बंटवारा। जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर एक से ज़्यादा स्तर पर किया जाता है, मान लीजिए राष्ट्रीय सरकार, ये एक स्तर की सरकार हो गई है, दूसरा है क्षेत्रीय सरकार, ये उससे नीचे स्तर की सरकार हो गई है। तो इस तरह से जब बंटवारा किया जाता है तो उसको ऊर्ध्वाधर बंटवारा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी सत्ता का बंटवारा एक स्तर पर किया जाता है, जैसे न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, और जब एक सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, अलग अलग स्तर पर किया जाता है, एक बड़ी सरकार, एक छोटी सरकार, एक फिर उससे छोटा कुछ, तो उस तरह का जो है बंटवारा ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है। आगे कुछ अन्य स्तरों पर भी बंटवारा किया जाता है विविधताओं के आधार पर। जैसे हम लेबनान में देखिए, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, या फिर जाति के आधार पर हम देखते हैं भारत में सीटें आरक्षित रहती हैं, विशेष समुदाय के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं कि वही लोग इलेक्शन लड़के आएंगे, और वो सत्ता में साझेदारी की जाती है ताकि उन लोगों में जो है, वो लोग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाए, उनके लोग चुनकर आए और उन्हीं के समुदाय के लोग आकर बताएं कि उनके साथ क्या समस्याएं हैं, उनको सुलझाया जा सके। तो सत्ता की जो भी भारत में ये आरक्षित व्यवस्था की गई है, वो भी एक तरह से सत्ता में साझेदारी देने की कोशिश है उन समुदायों के लिए जो अब मतलब किसी तरह से जो है अपने आप को यहाँ लाना चाहते हैं संसद के अंदर अपनी बात रखने के लिए। उसके अलावा कई और आधार पर भी, जैसे क्षेत्र के आधार पर हमने क्या किया है कि किसी विशेष क्षेत्र के लिए सीट आरक्षित कर दी है। हमने भाषा के आधार पर किया, जैसे एंग्लो इंडियन समुदाय में भारत में जो है संसद में, लोकसभा में 2 सीटें 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है ताकि जो एंग्लो इंडियन है, यानी कि ऐसे लोग हैं जो उस समुदाय से आते हैं, तो वो भारत में उनकी बात आके कह सके। तो कई तरह से जो है सत्ता का बंटवारा किया जाता है। जैसे बेल्जियम में सामुदायिक सरकार बनी तो वो समुदाय के आधार पे हो गया। भारत में जो है जातिगत आधार पर भी कई बार सत्ता का बंटवारा हुआ है, जैसे आरक्षित सीटें होना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए। भाषा के आधार पर मैंने अभी बात की कि एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 लोग चुनकर आते हैं। क्षेत्र के आधार पर भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। उसके अलावा समूहों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, होता यह है कि जब एक विचारधारा की पार्टी सरकार चला रही होती है तो दूसरी विचारधारा की पार्टी उससे जो है आके प्रतियोगिता करती है, और जब वो विचारधारा की पार्टी हट जाती है दूसरी विचारधारा की पार्टी आती है। तो इस तरह का जो बंटवारा है वो विचारधारा के आधार पर है। कई बार ऐसा होता है कि 2 एक जैसी सोच रखने वाली पार्टी इकट्ठी हो जाती हैं और वो सरकार बनाती हैं और फिर सत्ता का बंटवारा करती हैं। एक तरह से उस तरह का बंटवारा भी होता है। एक तरह से ये होता है कि जब एक विचारधारा से संबंधित कोई पार्टी होती है उसको लोग सपोर्ट करते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं, ठीक है, या ये चाहते हैं कि उसको सरकार में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, तो वो सत्ता का बंटवारा विचारधारा के आधार पर कुछ इस तरह होता है। तो यहाँ पे जो है पहला पार्ट खत्म हो जाता है। हमने पढ़ा कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। 2 उदाहरण हमने लिए बेल्जियम और श्रीलंका का, और उदाहरणों से हमने समझने की कोशिश की कि सत्ता की साझेदारी जो है वो ये होती है कि लोकतंत्र में सभी को समाहित करने की कोशिश होती है ताकि कोई किसी में असंतोष की भावना ना पनपे और उस तरह की जो है समस्याएं पैदा ना हो जिससे देश की संप्रभुता को या एकता को खतरा पैदा हो जाए। तो उस समस्या से निपटने के लिए सत्ता की भागीदारी जैसा जो है संकल्पना की जाती है कि सभी को भागीदारी देने की कोशिश की जाए ताकि सब लोग आकर अपनी लोकतंत्र में बात कह सके, अपनी बात रख सके या अपने लिए काम कर सके। ठीक है, भारत में भी उस तरह की व्यवस्था चलती है।
हमने देखा कि क्षेत्र, जाति और भाषा के आधार पर भारत में इस तरह की व्यवस्था लगातार चलती है। ठीक है, लगातार उस तरह की व्यवस्था जो है और काफ़ी कामयाब भी रही है। उसने बहुत सारे जो समुदाय हैं उनकी असंतोष की भावना को कम किया है और लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने में एक तरह से बहुत बड़ा काम किया है। उसके अलावा हमने ये देखा कि विचारधारा के आधार पर भी जो है कई बार बंटवारा होता है। जैसे कोई पार्टी है किसी विशेष विचारधारा को अपनाती है तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं और उस पार्टी को सत्ता में लाना चाहते हैं। अगर वो सत्ता में नहीं भी आती है तो अपनी जैसी पार्टी से संबंधित होकर गठबंधन होकर सरकार बनाती है और फिर सत्ता में साझेदारी मांगती है। तो इस तरह से जो है ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब शुरू करते हैं दूसरा पार्ट, संघवाद। पहले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि सत्ता का जो साझेदारी है वो कई बार क्षेत्रीय आधार पर होती है, यानी एक ही स्तर पर हो जाती है, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। कई बार विभिन्न स्तरों पर होती है, जैसे एक राष्ट्रीय सरकार होती है, फिर क्षेत्रीय सरकारें होती हैं। इस तरह से जो है कई बार सत्ता का बंटवारा होता है। तो ऐसा बंटवारा जो ऊर्ध्वाधर स्तर पर होता है, यानी कि एक राष्ट्रीय सरकार होगी और नीचे बहुत सारी क्षेत्रीय सरकारें होंगी, एक से ज़्यादा क्षेत्रीय सरकारें होंगी। उस तरह की व्यवस्था को संघवाद कहते हैं। संघवाद आमतौर पर होता यह है कि कई देश जो है, जो क्षेत्रीय आधार पर सरकार बना देते हैं, एक बड़ी सरकार जो राष्ट्रीय सरकार होती है वो पूरे उसके जिम्मे पूरे देश चलाने का काम होता है, और कई क्षेत्रीय सरकारें बना देते हैं जो विशेष क्षेत्र के लिए काम करती हैं और वो क्षेत्र किसी भी आधार पर गठित किए जा सकते हैं। तो संघवाद की कुछ विशेषताएं हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं। 2 या अधिक स्तर पर सरकार चल रही होगी, अलग अलग शासन एक ही नागरिक समूह पर शासन करता है, विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होंगे जो अधिकार होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो विभिन्न स्तर पर चलने वाली सरकारें हैं वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। जैसे ये राष्ट्रीय सरकार है तो ये भी उस क्षेत्र पर शासन कर रही होगी, और एक क्षेत्रीय सरकार है वो भी इसी क्षेत्र पर शासन कर रही होगी। एक तरह से जो है दोहरी शासन व्यवस्था हो जाती है। दूसरा ये है कि अलग अलग शासन एक ही नागरिक समूह पर शासन करते हैं। तीसरा ये है कि विभिन्न स्तरों पर सरकार के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होंगे। ऐसा ना हो कि टकराव की स्थिति आ जाए इसमें कि वो भी इसी पर कानून बनाए, वो भी इसी पर कानून बनाए। तो उस तरह की स्थिति से बचने के लिए कि ये सरकार का क्या अधिकार है, ये इसका क्या अधिकार है, ये किस पे कानून बनाती है, उस तरह की जो है चीज़ें संविधान में पहले से लिखी होती हैं। मौलिक प्रावधान दोनों सरकार की सहमति से ही बदले जाएंगे, यानी कुछ ऐसी चीज़ें संविधान में जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, मौलिक हैं, उसको कोई भी एक सरकार नहीं बदल सकती। राष्ट्रीय सरकार चाहे कि उसको बदल दे और इनका कुछ हक छीन ले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। जब ये चाहेंगे तभी ऐसा होता है। उसके अलावा एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी जिसका मुख्य काम ये होगा कि टकराव की स्थिति में जो है फैसला देना। जब विभिन्न स्तर की सरकारें होती हैं तो कई बार टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, उस समय पर फैसला देना। वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित होगी, यानी कि ये तय होगा कि इस सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा सरकार चलाने के लिए, इस सरकार के पास काम करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये पहले से ही सुनिश्चित होगा। ऐसा नहीं है कि एक सरकार दूसरी पर जो है डिपेंडेंट होगी या फिर आश्रित होगी कि ठीक है उसने दिया नहीं दिया तो फिर सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी, ऐसा कुछ नहीं है। वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित होगी। उसके अलावा संघीय संघीय व्यवस्था का जो मुख्य कार्य है वो देश की एकता को सुनिश्चित करना होता है। ठीक है, साथ रहने की भावना, आपसी सहमति होनी चाहिए दोनों सरकारों में आपसी सहमति होनी चाहिए और साथ काम करने की भावना होनी चाहिए। उस भावना के आधार पर संघीय व्यवस्था काम करती है। संघीय व्यवस्था उस भावना के आधार पर चल रही होती है। तो
संघीय व्यवस्था का गठन आमतौर पर दो तरह से संघीय व्यवस्था स्थापित की जाती है। बहुत सारे राज्य हैं एक जगह, वो ये कहें कि चलो इकट्ठे होकर एक देश बना दें। एक देश है एक जगह, वो ये कहे कि चलो छोटे छोटे राज्य बना दें ताकि और बेहतर ढंग से शासन हो सके, दोहरी शासन व्यवस्था हो। इस तरह से संघीय व्यवस्था काम करती है। यहाँ भी इसको चलाने के लिए एक बड़ी सरकार होगी जिसको राष्ट्रीय सरकार बोलेंगे, और बहुत सारी क्षेत्रीय सरकारें होंगी। यहाँ भी इसको चलाने के लिए एक राष्ट्रीय सरकार होगी और बहुत सारी क्षेत्रीय सरकारें होंगी। अमेरिका इसका उदाहरण है, जहां बहुत सारे राज्य इकट्ठे आए, उन्होंने एक देश बनाया। भारत एक उदाहरण है जहां एक देश पहले से मौजूद था जिसने बहुत सारे राज्य बनाए। तो संघीय व्यवस्था का गठन जो है दो प्रकार से होता है। पहले ये होता है कि जब कई सारे राज्य होते हैं वो आके एक जगह इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे होने के बाद वो कहें कि चलो एक राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए और वो राष्ट्रीय सरकार पूरे देश को भी चलाएगी, लेकिन जो क्षेत्रीय सरकारें होंगी उनकी स्वायत्तता सुनिश्चित होगी। दूसरा ये होता है कि कई बार एक देश होता है जिसमें बहुत सारी विविधताएं होती हैं, तो वो क्या करता है कि अपने लिए, अपनी सुविधा के लिए, वहाँ की सरकार अपनी सुविधा के लिए बहुत सारी क्षेत्रीय सरकारें गठित कर देती है ताकि उसके काम का बोझ कुछ कम हो जाए और वहाँ की जो विविधताएं हैं उनको बेहतर ढंग से जो है उनके लिए बेहतर ढंग से काम किया जा सके, उनकी बेहतर ढंग से जो है रक्षा की जा सके। इस तरह से जो है एक तरह से उन टकराव की स्थिति को टालने की कोशिश होती है। जैसे हमने बेल्जियम के उदाहरण में देखा, बेल्जियम ने क्या किया कि फ्लोनिया और वेलेंसिया, जहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, वहाँ के लिए दो अलग अलग सरकारें बना दी ताकि वो वहाँ पर काम करें और टकराव की स्थिति को टाला जा सके। नहीं तो क्या होता है कि श्रीलंका जैसी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं जिसने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की। अगर श्रीलंका ने भी ये कर दिया होता कि तमिलों के लिए एक क्षेत्रीय सरकार बना दी होती और सिंहलों के लिए अलग अलग क्षेत्रीय सरकारें गठित कर दी होती, तो तमिलों में इतनी ज़्यादा असंतोष की भावना नहीं आती और श्रीलंका में जो गृह युद्ध हो रहा था वो टाला जा सकता था। तो जो संघीय सरकार है उसको बनाने का उद्देश्य यही है कि क्षेत्रीय विविधताओं को लेकर लोगों में जो असंतोष की भावना पैदा हो जाती है उसको एक तरह से कम करने की कोशिश है या उसको एक तरह से खत्म करने की कोशिश है, ताकि देश को और ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके, देश की अखंडता को और ज़्यादा ताकतवर किया जा सके। भारत के उदाहरण पर बात करेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो भारत में भी सत्ता का बंटवारा हुआ है। आप जानते हैं पहले एक बड़ी सरकार चलती है जिसको राष्ट्रीय सरकार बोलते हैं, और फिर बहुत सारी छोटी, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, इस तरह की राज्य सरकारें चलती हैं। राज्यों का गठन किया गया जहां राज्य स्तर की सरकारें चलती हैं भारत में। तो भारत में संघवाद किस तरह से गठित किया गया था, ठीक है। भारत की एक खासियत ये है किस तरह से गठित किया गया था, क्या भारत संघवाद के पूरे नियम करता है। अभी हमने संघवाद के कुछ नियम देखे, जैसे एक से ज़्यादा स्तरों पर सरकार चल रही होगी, ठीक है, जाहिर है भारत में चलती है, 2 स्तर तो हम देख ही चुके हैं। उसके अलावा एक और स्तर होता है, भारत में स्थानीय स्वशासन भी चलता है, यानी भारत में त्रिस्तरीय चलती है। हम लोग जो बेल्जियम है या और बाकी देश है उनसे भी बेहतर ढंग से जाकर सत्ता का और बेहतर ढंग से बंटवारा किया है। हमने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था बनाई है जो बेहतर और सुचारू ढंग से चल रही है, ठीक है। तो भारत एक से ज़्यादा, जो अभी हम संघवाद की विशेषताएं पढ़ रहे थे उनमें पहला पॉइंट यही था कि एक से ज़्यादा स्तर पर सरकार चलनी चाहिए, एक ही नागरिक समूह पर शासन करना चाहिए। तो भारत में ऐसा होता भी है। तमिलनाडु की जो जनता है उस पर राष्ट्रीय सरकार भी शासन करती है, तमिलनाडु की सरकार भी शासन करती है, दोनों स्तर की सरकारें, और कई बार स्थानीय स्वशासन, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस या अर्बन लोकल बॉडी जो है वो भी जो है उसी नागरिक समूह पर शासन करती हैं। उसके अलावा तीसरा हमने ये देखा है
कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार संविधान में लिखे हुए, भारत में संविधान में अधिकार लिखे हुए हैं, कौन क्या कानून बनाएगा। स्पष्ट रूप से संविधान में राज्य सूची, केंद्र सूची और संवर्ती सूची लिखी हुई। राज्य सूची का मतलब यह है कि राज्य सरकार इस पर कानून बनाएगी, केंद्र सूची का मतलब यह है कि केंद्र सरकार इस पर कानून बनाएगी, संवर्ती सूची का मतलब यह है कि दोनों मिलकर उस पर कानून बनाएंगे, और टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून सर्वोच्च माना जाएगा। ठीक है, यानी देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर के मसले जैसे देश की सुरक्षा, रेलवे, वो सब केंद्र के हाथ में दिया गया है। स्थानीय स्तर के मसले जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सब राज्य सरकार के हाथ में दिया गया है। और कुछ संवर्ती मुद्दे, ठीक है, जैसे शिक्षा हो, शिक्षा संवर्ती में भी आता है, तो वो जो है दोनों के लिए रखा गया है कि दोनों उस पर कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। तो भारत में ये भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इन सरकारों के जो विभिन्न स्तर की सरकार हैं उनके अधिकार क्या क्या हैं। ठीक है, और एक ये है कि अगर सरकार, कोई भी सरकार, राष्ट्रीय सरकार हो या केंद्र सरकार हो, संविधान के मूल ढांचे में बदलाव करना चाहती है तो वो भी भारत में संभव नहीं है। ठीक है, अगर सरकार ये चाहती है कि कुछ ऐसे कानून हो जिन पे केंद्र सरकार कानून बनाए लेकिन वो राज्य के सहमति से हो, तो उसके लिए भी एक विशेष सहमति लेनी पड़ती है राज्यों से, और ये तय होता है कि भाई ये जो है राष्ट्रीय स्तर का मसला है। उसके अलावा जो है स्वतंत्र न्यायपालिका भी भारत में है, जो संघवाद की एक और विशेषता है। वित्तीय स्वायत्तता भी सुनिश्चित है। ये तय है कि केंद्र सरकार यानी तमिलनाडु सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा, राष्ट्रीय सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा। ठीक है, तो इन सब बातों को देखते हुए ये जो है भारत, ये स्पष्ट है कि भारत में एक आदर्श लोक संघवाद चल रहा है जो बहुत बेहतर और सुचारू ढंग से काम कर रहा है, जो क्षेत्रीय विविधताओं को भी जो है क्षेत्रीय विविधताओं की रक्षा कर रहा है, उनके लिए काम कर रहा है। और दूसरी सरकार जो राष्ट्रीय स्तर की सरकार है वो देश की एक अखंडता, एकता के लिए काम कर रही है। तो नेक्स्ट वन इज कि भारत में संघवाद बना किस आधार पे था। अभी हमने पढ़ा कि संघवाद कई आधार पे बनता है, जैसे कई छोटे छोटे राज्य आके इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा देश बना देते हैं, तो वो एक तरह का संघवाद होता है। दूसरा संघवाद ये होता है कि एक बड़ा देश होता है, वो कई छोटे छोटे राज्य बना देता है। भारत में किस आधार पे संघवाद बना? जब देश आजाद हुआ तो भाषाई आधार पे भारत में राज्य बांटने की कोशिश की गई। ये कोशिश की गई कि एक विशेष भाषा बोलने वाले लोग एक विशेष राज्य में आ जाएं, यानी कि ये पूरा देश था। ठीक है, इस तरह से पूरा देश था। तो एक विशेष भाषा बोलने वाले लोग एक विशेष राज्य में आ जाएं, जैसे तमिल बोलने वाले लोग सब तमिलनाडु में आ गए, मलयालम बोलने वाले लोग सब केरल में आ गए, या फिर कोशिश ये की गई कि सब मराठी बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में आ जाएं। तो इस तरह से जो है देश में भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में क्षेत्रीय विविधता के आधार पर भी देश में संघवाद में राज्यों का गठन हुआ। जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों हिंदी भाषी राज्य हैं, लेकिन समस्या ये आती थी कि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य था, उसकी क्षेत्रीय विविधता बिल्कुल अलग थी, उसके लिए अलग से ऑफिस था। तो क्या किया गया कि उस क्षेत्रीय विविधता के आधार पर राज्य का गठन किया गया। बिहार और झारखंड, वो भी क्षेत्रीय, बिहार से झारखंड अलग करके बनाया गया उसकी क्षेत्रीय विविधता के आधार पर। तो हम ये समझे हैं कि देश में जब संघवाद गठित किया गया भारत में शुरुआत में, तो भाषाई आधार पर राज्य बनाने की कोशिश की गई, लेकिन धीरे धीरे जो है क्षेत्रीय विविधता को महत्व दिया गया और क्षेत्रीय विविधता के आधार पर कोशिश की गई कि जो देश में क्षेत्रीय विविधता है उस आधार पर नए राज्यों का गठन किया जाए। भारत की भाषा नीति, भारत की सरकार ने कभी ये कोशिश नहीं की है कि भारत में एक भाषा जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। शुरुआत में ये तय हुआ था कि 1965 तक ही केवल अंग्रेजी का जो है चलन रहेगा, उसके बाद भारतीय भाषा आ जाएगी। लेकिन भारतीय भाषा आएगी कौन सी, ये भारत में एक समस्या है, क्योंकि भारत में लगभग 1300 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। 121 मुख्य भाषाएं हैं और 22 भाषाएं तो संविधान में अनुसूचित हैं। पहली समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या ये थी
कि किस भाषा को लाया जाए, क्योंकि भारत की बहुसंख्यक आबादी कोई एक भाषा बोलती नहीं है। सबसे ज़्यादा हिंदी बोलते हैं 43%, उसके अलावा बंगला बोलते हैं 8%। तो भाषा को लेकर भारत ने बड़ा लचीला रुख अपनाया। कभी भी कोशिश ये नहीं की कि भाषा को दूसरे राज्यों पर थोपा जाए, अन्यथा भारत में भी श्रीलंका जैसी ही स्थिति आ जाती। उस स्थिति को टालने के लिए, संघवाद को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, ठीक है, कि कोशिश ये की गई कि भारत में जो है भाषाई विविधता को बनाए रखा जाए और कभी भी भाषा की समरूपता पर ज़्यादा जोर देने की कोशिश ना की जाए, या ये कोशिश ना की जाए कि ठीक है एक भाषा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उससे क्या होगा कि देश में जो है असंतोष की भावना पनपेगी। कई बार अभी भी ऐसा देखने को आता है, आज़ादी के बाद भी ये देखने को आया कि तमिलनाडु में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए हिंदी को लेकर, जब हिंदी की बात चली, ठीक है, क्योंकि हिंदी को ही सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं। तो समस्या ये थी कि अगर बनाएगा तो हिंदी ही बनेगी, लेकिन साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में हिंदी बिल्कुल नहीं बोली जाती। तो दक्षिण भारत के लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न होने लगी थी उस चीज़ को लेकर। तो भारतीय सरकार ने कोशिश ये की कि इस असंतोष की भावना को ना पनपने दिया जाए और भाषा को लेकर काफ़ी लचीला रुख अपनाया जाए, ठीक है। उसके अलावा केंद्र राज्य संबंध, नेक्स्ट पॉइंट। भारत में केंद्र राज्य संबंध कैसे रहे संघवाद में? उन्नीस 1990 तक आज़ादी से लेकर मुख्यतः देश में एक जैसी ही सरकार चली, यानी जो सरकार केंद्र में थी वही अधिकतर राज्यों में भी चली, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध, जब एक ही विचारधारा की सरकार चल रही हो तो जाहिर है कि जो केंद्र राज्यों को बहुत ज़्यादा राज्य सरकारों को बहुत ज़्यादा महत्व भी नहीं दिया गया उस दौर में, ठीक है। लेकिन 1990 के बाद जब क्षेत्रीय पार्टियां उभरी, विभिन्न राजनीतिक दल आए, सरकार अलग अलग तरह की आनी शुरू हुई और केंद्र में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई, तो वही राज्य जो केंद्र में गठबंधन निभा रहा है, वही एक राज्य में सरकार चला रहा है, वही पार्टी एक राज्य में सरकार चला रही है, वही पार्टी जो केंद्र में गठबंधन निभा रही है वही एक राज्य में सरकार चला रही है, तो वो अब केंद्र सरकार से ज़्यादा बेहतर डिमांड कर सकती थी, उस पर ज़्यादा बेहतर ढंग से दबाव बना सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि आज़ादी के बाद से 1990 तक केंद्र राज्य के संबंध बहुत ज़्यादा जटिल तरह के भी नहीं रहे और बहुत ज़्यादा विकसित भी नहीं हो पाए। लेकिन 1990 के बाद जब से गठबंधन की राजनीति आई है, क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ है, विभिन्न राजनीतिक दल सत्ता में आने शुरू हुए हैं, तो उसके बाद जो है थोड़ी संबंधों में जटिलता भी आई है और राज्य संघवाद भी और ज़्यादा बेहतर होकर सामने आया है। अब राज्य सरकारें बेहतर ढंग से डिमांड करती हैं केंद्र से, क्योंकि विपरीत कई बार ये होता है कि विपरीत पार्टियों की जो है सरकारें होती हैं, कई बार केंद्र में अलग पार्टी की, राज्य में अलग पार्टी की, तो जो संघवाद अपने असल रूप में है वो कई बार वहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है, जहाँ क्षेत्र विविधता की रक्षा कर रहा होता है। उसके अलावा नेक्स्ट है सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत ने सत्ता का बंटवारा, सत्ता का केंद्रीकरण केवल 2 स्तरों तक सीमित नहीं रहने दिया है, उसको त्रिस्तरीय बनाने की कोशिश की है। पहले केंद्र सरकार, दूसरे राज्य सरकार और तीसरा स्थानीय स्वशासन। भारत सरकार का ये मानना है कि भारत बहुत बड़ा देश है और बड़ा देश है तो विविधताएं भी भारत में बहुत ज़्यादा तरह की हैं, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार काफ़ी नहीं है उन विविधताओं से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए। उसके लिए स्थानीय स्तर पर सरकार होनी चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर का जो चुना हुआ व्यक्ति है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से ये समझ सके कि वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पर किस तरह के संबंध होने चाहिए, वहाँ पर किस तरह का खर्चा होना चाहिए, वहाँ पर क्या प्राथमिकताएँ हैं। उस चीज़ को सुलझाने के लिए भारत में त्रिस्तरीय सरकार व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसका नाम था, तीसरे स्तर की सरकार का नाम था स्थानीय स्वशासन। लेकिन समस्या ये थी कि शुरुआत में इसमें बहुत ज़्यादा अनियमितताएं रहीं, चुनाव समय पर ना होना, कोई अधिकार ना होना, वित्तीय समस्या, इस तरह की समस्या उनको लगातार बनी रही। 1992 में भारत सरकार संविधान संशोधन लेकर आई, जिसके तहत ये तय किया गया कि अब चुनाव नियमित समय से होंगे। दूसरा ये तय किया गया कि विभिन्न स्तरों पर आरक्षण होगा, ठीक है। तीसरा ये तय किया गया कि महिलाओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, ठीक है। उसके अलावा ये तय किया गया कि उनके लिए वित्तीय स्वायत्ता राज्य सरकार है उससे नियमित रूप से पैसा मिलेगा काम कराने के लिए। और सबसे ज़रूरी जो ये किया गया कि
राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया उनके चुनाव कराने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी भी यह देखा जाता रहा है बार बार की कई तरह की अनियमितताएं फिर भी निकल के सामने आती रहती हैं, ठीक है, जिनको जो है जैसे समय से बैठक ना होना और उस तरह की चीज़ें निकल के सामने आती रहती हैं, ठीक है। तो उनको सुलझाना और स्थानीय स्वशासन को बेहतर करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ दूसरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरह से जो है सत्ता के बंटवारे के बाद संघवाद काम करता है। हमने भारत का उदाहरण देखा, हमने ये भी देखा कि भारत में किस तरह से संघवाद काम करता है। भारत में संघवाद जो है दोनों स्तर पर है, क्षेत्रीय स्तर पर भी जो है, भारत में जो संघवाद है वो राज्य त्रिस्तरीय है, यानी कि 10 अधिकतर देशों में वो द्विस्तरीय है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार, लेकिन भारत में त्रिस्तरीय है। भारत में एक स्थानीय स्वशासन जैसी नई संकल्पना चलती है जो बहुत बड़ा एक तरह से मैकेनिज्म है, बहुत बड़ा तंत्र है, जिसका मुख्य कार्य यही है कि स्थानीय समस्याओं को सुलझाना, ठीक है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो है संविधान संशोधन लाकर स्थानीय स्वशासन को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे ग्राम पंचायत की मीटिंग समय से ना होना और उस तरह की समस्याएं, ठीक है। तीसरा पार्ट जो है लोकतंत्र एवं विविधता। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, लोकतंत्र एवं विविधता। तो अगर हम अभी तक जो बात कर रहे थे, हम कर रहे थे भाषाई धर्म के आधार पे या क्षेत्र के आधार पे जो है लोकतंत्र में विविधताएं होती हैं, उस आधार पे सत्ता का बंटवारा होता है। लेकिन लोकतंत्र में सिर्फ इतने ही आधार पे विविधताएं नहीं होती हैं, कई बार वो विविधताएं उससे आगे चली जाती हैं, नस्ल के आधार पर होती हैं, लिंग के आधार पर होती हैं, ठीक है। कई बार उस तरह की चीज़ें जो है और भी बहुत ज़्यादा आगे तक निकल जाती हैं, ठीक है। एक ही जाति में विभिन्न तरह की जातियाँ होती हैं, तो उस आधार पर कई बार विविधताएं हो जाती हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये पार्ट शुरू होता है एक कहानी से जो 1938 के ओलंपिक की है, 1968 के ओलंपिक की है। तो तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र में हम लगातार बात कर रहे हैं कि कई प्रकार की विविधता होती है, जिनमें कई बार असंतोष की भावना आ जाती है, उनको सुलझाने के लिए सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है। हमने बात की भाषाई आधार पर विविधता होती है, कई बार क्षेत्रीय आधार पर विविधता होती है, कई बार धार्मिक आधार पर, लेकिन विविधता केवल उतनी नहीं होती है, विविधता उससे ज़्यादा होती है। कई बार नस्ल के आधार पर विविधता होती है और नस्ल के आधार पर जो है भेदभाव किया जाता है। उसके अलावा कई बार लिंग और कबीले के आधार पर भेदभाव किया जाता है। तो लोकतंत्र कैसे उन सबको समाहित करता है, लोकतंत्र पे उनका कैसे प्रभाव पड़ता है, इस पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं। एक कहानी, एक घटना शुरू होती है जो 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक की है। दो नीग्रो लोगों ने ओलंपिक जीता और ओलंपिक जीतने के बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर ये बताया कि उनके साथ भेदभाव होता है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ लिया था कि अमेरिका में किस तरह से भेदभाव किया जाता था काले लोगों के साथ, काले नस्ल वाले लोगों के साथ। हमने ये भी पढ़ा था कि 1965 तक उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। 1968 में मैक्सिको सिटी में जो ओलंपिक हुए थे, उन ओलंपिक में भी उन लोगों ने यही बताने की कोशिश की कि उनके साथ भेदभाव होता है, ठीक है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि कई बार जो है विविधताएं लोकतंत्र में विभिन्न तरह की होती हैं, जिनके आधार पर भेदभाव किया जाता है, ठीक है। वो केवल भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक आधार तक जो है सीमित नहीं होती हैं, कई बार नस्लीय आधार पर हो जाती हैं। उस कहानी से यही बताया गया है, ठीक है। तो समानता, असमानता और विभाजन, कई बार क्या होता है कि लोग एक ही धर्म से होते हैं, एक ही जाति से होते हैं, एक ही क्षेत्र से होते हैं, ठीक है, एक ही भाषा बोल रहे होते हैं, सब कुछ एक होता है, लेकिन फिर भी उनमें जो है असमानताएं होती हैं, उनके उस आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता है। जैसे 1968 के ओलंपिक की घटना जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, एनसीईआरटी में दिया गया है। उस घटना के आधार पर क्या होता है कि जो नीग्रो लोग होते हैं वो गोरे लोगों की तरह अंग्रेजी बोलते हैं, गोरे लोगों की तरह उसी धर्म को मानते हैं जिसको गोरे लोग मानते हैं, गोरे लोगों की तरह उसी क्षेत्र में रहते हैं जिसमें वो लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। किस आधार पर? नस्ल के आधार पर। तो इस तरह का भेदभाव जो होता है वो सामाजिक भेदभाव कहलाता है।
तो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति होती है जन्म क्या, जब हम कहीं किसी समुदाय में जन्म लेते हैं तो उस समुदाय में हम उस समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं, हम उस समुदाय के समाज को अपना लेते हैं। तो उस आधार पर जब दूसरा ऐसा ही समुदाय होगा जिसका अलग तरह का समाज होगा, जब वो अपने आप को बेहतर मानना शुरू कर देगा, तो उस आधार पर वो जो है एक दूसरे समुदाय से भेदभाव करना शुरू कर देता है। और इसका जो है लोकतंत्र पर व्यापक असर पड़ता है, देश पर व्यापक असर पड़ता है, क्योंकि जब एक समाज अपने आप को जो है बेहतर मानता है दूसरे समाज से, तो टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है। लोकतंत्र का मुख्य कार्य उनके बीच में सामंजस्य बनाना है, जैसा हम अभी बात कर रहे थे सत्ता की भागीदारी में लेकर, कि लोकतंत्र का जो मुख्य कार्य है वो उनके बीच में सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है। लोकतंत्र हमेशा वो सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित करता है, लेकिन कई बार उस तरह की भागीदारियों से जो है बेहतर ढंग से काम नहीं चलता है। तो वो समाज क्या करता है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राजनीतिक दल का सहारा लेता है, जिस राजनीतिक दल का मुख्य कार्य यह है कि वो जाकर सरकार को ये बताए, जब वो सरकार में आए तो नीतियां बनाए, और अगर सरकार में नहीं आता है तो उसके चुने हुए प्रतिनिधि जो भी चुनकर जाते हैं, जिन भी सीटों से जाते हैं, वो जाकर सरकार को ये बताएं कि उस समाज के साथ ये समस्या है। तो उसके परिणाम क्या होते हैं, उसके परिणामों का दायरा क्या होता है, उसके परिणामों का दायरा समझाने की कोशिश की है आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड का एक उदाहरण। उत्तरी आयरलैंड में 44% रोमन कैथोलिक रहते हैं। लगभग 44%, और 53% प्रोटेस्टेंट रहते हैं। ये लोग सामाजिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़े हैं, ये लोग सामाजिक रूप से संपन्न हैं, बेहतर हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बात की कि जब समाज में एक समाज दूसरे समाज से विभिन्न होता है, उनमें टकराव की स्थिति आती है, तो वो लोग अपनी उन समस्याओं को सुलझाने के लिए राजनीतिक दलों का सहारा लेते हैं। और उन राजनीतिक दलों के सहारे के लिए जो है इन्होंने जिस पार्टी का सहारा लिया है उसका नाम है नेशनलिस्ट पार्टी, नेशनलिस्ट। वैसे ही उन्होंने जिस पार्टी का सहारा लिया है उसका नाम है यूनियनिस्ट पार्टी। जब लोकतंत्र में इनके सामंजस्य बैठाने की कोशिश नहीं की जाती है तो टकराव की स्थिति पैदा होती है। और उस टकराव की स्थिति से क्या होता है कि रोमन कैथोलिक ये चाहते हैं कि आयरलैंड को उत्तरी आयरलैंड से मिलाया जाए, प्रोटेस्टेंट ये चाहते हैं कि आयरलैंड इंग्लैंड के साथ बना रहे, जो कि वर्तमान की स्थिति है। वर्तमान में आयरलैंड इंग्लैंड का एक हिस्सा है, जिसको आयरलैंड और इन सबको मिलाकर जो ग्रेट ब्रिटेन बनता है, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा है, ठीक है। तो प्रोटेस्टेंट ये चाहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में बना रहे, और रोमन कैथोलिक ये चाहते हैं कि इनको आयरलैंड के साथ मिलाया जाए। तो एक तरह से देश के विखंडन की स्थिति पैदा हो जाती है। इस तरह की सामाजिक भेदभाव करने से, इस तरह के लोकतंत्र इनके बीच में कैसे सामंजस्य बिठाने की कोशिश करता है? सामंजस्य बिठाने की कोशिश लोकतंत्र इस तरह से करता है कि जब ये पार्टी चुनकर संसद में जाती है, या इसके जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो संसद में जाते हैं, तो वो सरकार को जाकर बताते हैं कि इस एक पर्टिकुलर या इस एक विशेष जो जाति है उसकी ये समस्याएं हैं, वो इन चीज़ों को फेस कर रही है, वो इस तरह का भेदभाव फेस कर रही है, उसकी सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित करो, उसके आर्थिक सामाजिक विकास के लिए प्रबंध करो, उनको कुछ विशेष प्रकार की छूट दो। भारत में इसी प्रकार की छूट दी गई है, जैसे अभी आरक्षण की बात की गई, पिछड़े दलितों का जो है उत्थान के लिए या उनके बेहतर करने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए इस तरह के प्रावधान किए गए हैं, आरक्षण जैसे। तो लोकतंत्र और विविधता को कैसे लोकतंत्र सुलझाने की कोशिश करता है? वो प्रतिनिधियों को मौका देता है कि वो आए और उस विविधता से, अगर उस विविधता के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है तो उसको बताने की कोशिश करें, उसको बेहतर ढंग से सुलझाने की कोशिश करें। ये बात सही है कि वो सरकार के रुख पर निर्भर करता है कि सरकार क्या सोचती है, सरकार क्या चाहती है, ठीक है। तो
लास्ट में दिया है 3 आयाम। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहले पहचान का आग्रह। कोई भी समुदाय, कोई भी जो समाज है वो अपनी पहचान चाहता है। वो किसी भी राजनीतिक दल को इसलिए चुनकर भेज रहा है ताकि उसकी एक पहचान बने, उसकी पहचान को मान्यता मिले सरकार की तरफ से। सरकार को ये पता चले कि उस तरह की पहचान का जो एक सामाजिक समूह है उसके साथ निम्न समस्याएं पेश आ रही हैं। दूसरा ये है कि राजनीतिक दल कैसे उसको उठाते हैं। अगर जब कोई समस्या लेकर राजनीतिक दल जाते हैं तो अगर वो संविधान के दायरे में जाकर उसको उठा रहे हैं, सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि विशेष सामाजिक समूह को विशेष समस्या है उसको सुलझाने की कोशिश की जाए, तो लोकतंत्र में मजबूती आती है, लोकतंत्र में संवहन जो है ज़्यादा बढ़ता है और उस विशेष समाज की समाहित करने का लोकतंत्र एक मौका देता है। तीसरा है सरकार का रुख। सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया करती है, वो भी लोकतंत्र एक तरह से लोकतंत्र की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर सरकार का रुख सकारात्मक रहता है, सरकार ये कोशिश करती है कि हाँ उस सामाजिक समूह की समस्याएं सुलझानी चाहिए, तो उसका लोकतंत्र पर जो है सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लोकतंत्र और बेहतर होता है। लेकिन अगर सरकार ये सोचती है, जैसे सिंहलियों की श्रीलंका वाली सरकार सोच रही थी कि तमिलों को कोई ज़्यादा भेद जो तूल देने की जरूरत नहीं है, इस तरह का उनकी समस्या के सुलझाने की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो फिर क्या होता है कि लोकतंत्र कमज़ोर होता है। तो ये चैप्टर बस इतना ही दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें दिया हुआ नहीं है। इस चैप्टर में बताने की कोशिश ये की गई है कि विभिन्न प्रकार की विविधताएं लोकतंत्र पर कैसे प्रभाव डालती हैं। हमने ये जाना कि जब विभिन्न प्रकार की विविधताएं होती हैं और उनमें असंतोष की भावना आती है, सामाजिक स्तर पर भेदभाव किया जाता है, तो वो अपने आप को लोकतंत्र की मुख्य धारा में लाने के लिए राजनीतिक दलों का सहारा लेती हैं, जो दल जाकर सरकार से बात करते हैं, सरकार के साथ उन समस्याओं को रखते हैं और सरकार अगर बेहतर ढंग से उनको निपटाने की कोशिश करती है, उन सामाजिक समूह की समस्याओं को बेहतर ढंग से सुनने की कोशिश करती है, तो उससे जो है लोकतंत्र में व्यापक रूप से मजबूती आती है। क्योंकि दुनिया के अधिकतर देश अब बहुसांस्कृतिक हो गए हैं, हर एक देश के लोग अलग अलग देशों में जाकर बस रहे हैं, तो बहुसांस्कृतिक देश हो गए हैं। तो इस तरह का जो है चीज़ें, अब इस तरह की विविधताएं बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर सामने आ रही हैं और लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए ये सही है कि उस तरह की विविधताओं का सम्मान किया जाना चाहिए। उन सामाजिक समूहों को जो लोकतंत्र में उनका हक है वो देने की कोशिश करनी चाहिए। तो तीनों चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं। पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा सत्ता की साझेदारी, इसमें पढ़ा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। दूसरा चैप्टर जो पढ़ा हमने संघवाद, उसमें हमने पढ़ा कि संघवाद क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तीसरा हमने पढ़ा कि विविधता और लोकतंत्र, उसमें हमने ये पढ़ा कि विविधता लोकतंत्र को प्रभावित कैसे करती है और लोकतंत्र कैसे विविधताओं को सम्मान करके अपने आप को और ज़्यादा मजबूत बना सकता है। तो यहाँ पर बस इतना ही दिया हुआ है इन तीनों चैप्टर्स में। तो आगे आने वाली क्लास में, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसी NCERT का चैप्टर नंबर 4 और 5। थैंक यू।